क्या एक मछली के लिए दुनिया के सुपर पावर देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक मछली किसी देश की अर्थव्यवस्था को चला सकती है? क्या एक मछली के लिए दुनिया के सुपर पावर देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है? छोटे शहरों में नहीं, लेकिन अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं, डिब्बा बंद मछली का एक कैन उठाते हैं जिसकी कीमत शायद 200 या फिर 300 रुपए होती है। आप उसे खरीदते हैं और फिर पका के खा लेते हैं। लेकिन जिस मछली की प्रजाति को आप 200 रुपए में खरीदते हैं, वही मछली टोक्यो के बाजारों में 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में नीलाम होती हैं। आपने सही सुना, 20 करोड़ रुपए। एक मछली की कीमत एक लग्जरी प्राइवेट जेट या फिर दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार के बराबर। तो आज हम बात कर रहे हैं समंदर के सोने की, या कहें कि ये समंदर का बिटकॉइन है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे टूना सिर्फ एक सी फूड नहीं बल्कि एक ग्लोबल करेंसी बन गई है। आज हम आपको बताएंगे उस टूना वॉर के बारे में जो समंदर की गहराइयों में एक अदृश्य जंग की तरह लड़ी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारी लालच के कारण समंदर से टूना खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? चलिए लगाते हैं समंदर के इस सबसे महंगे बिजनेस में एक छलांग और आपको बताते हैं कि अगर टूना खत्म हो गई तो कैसे धरती पर आएगा एक बड़ा खतरा। टूना मछली कोई साधारण मछली नहीं है। ये समंदर की सुपरकार है। ये 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। साल 2019 में जापान के एक मशहूर सुशी रेस्टोरेंट चेन के मालिक कियोशी कुमरा, जिन्हें टूना किंग कहा जाता है, उन्होंने 278 किलो की एक ब्लूफिन टूना को रिकॉर्ड लगभग 25 करोड़ रुपए में खरीदा था। आप समझ सकते हैं कि टूना फिश को क्यों साधारण मछली समझना एक भूल हो सकती है। अगर आप प्रशांत महासागर के नक्शे को देखेंगे तो आपको कई छोटे छोटे द्वीप देश मिलेंगे, जैसे किरिबाती, तुवालू और सोलोमन द्वीप। इन देशों के पास न तो अपनी कोई मजबूत इंडस्ट्री है, न ही खेती है, न ही जमीन है और न ही कोई खनिज पदार्थ, लेकिन इनके पास एक ऐसा खजाना है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े देश लाइन में लगे रहते हैं। और वो है इनका इकोनॉमिक जोन, जो टूना मछलियों से भरा हुआ है। दुनिया की 50% से ज्यादा स्पिकजैक टूना इन्हीं छोटे द्वीपों के समुद्री इलाके से आती हैं। इन देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसे पार्टीज टू दी नॉरो एग्रीमेंट कहते हैं। ये संगठन ठीक वैसे ही काम करता है जैसे तेल के लिए ओपेक देश करते हैं। ये देश खुद मछली नहीं पकड़ते, बल्कि वो अमेरिका, चीन, ताइवान और जापान जैसे देशों की बड़ी कंपनियों को मछली पकड़ने के लाइसेंस बेचते हैं। इन प्रशांत महासागरीय देशों के लिए टूना सिर्फ एक मछली नहीं है, बल्कि ये उनकी जीडीपी का मुख्य इंजन है। किरिबाती जैसे देश के कुल सरकारी राजस्व का 70 से 80% हिस्सा सिर्फ टूना मछली पकड़ने के लाइसेंस बेचने से आता है। वैश्विक बाजार में अब टूना की कीमत डॉलर और यूरो की तरह ट्रेड होती है। ये सचमुच एक ग्लोबल करेंसी बन चुकी है जिस पर देशों के राष्ट्रीय बजट निर्भर करते हैं। जहां पैसा होता है वहां ताकत का खेल भी होता है। टूना के इस अरबों डॉलर के बाजार ने समंदर में एक कोल्ड वॉर या कहें टूना वॉर को जन्म दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मछली के लिए दुनिया के ताकतवर देश भला क्यों लड़ेंगे? क्या समंदर में कोई वर्ल्ड वॉर हो सकता है? अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो इतिहास के पन्ने जरूर पलट कर देखिएगा। मछलियों के लिए समंदर में पहले भी तोपें चल चुकी हैं और जंगी जहाज उतर चुके हैं। साल 1958 से साल 1976 द कॉड वॉर्स। कॉड नाम की मछली के लिए ब्रिटेन की पावरफुल रॉयल नेवी और आयरलैंड के कोस्ट गार्ड समंदर में भिड़ गए। जहाजों ने एक दूसरे को टक्कर मार दी। वही साल 1961 की अगर बात करें तो द लॉबस्टर वॉर, जिसमें फ्रांस और ब्राजील के बीच झींगों के लिए लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों देशों ने अपने अपने वॉरशिप आमने सामने खड़े कर दिए। अब बात करेंगे साल 1995 की, द टर्बोट वॉर। कनाडा की नेवी ने स्पेन के एक मछली पकड़ने वाले जहाज पर खुले समंदर में मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी।
आज प्रशांत महासागर की गहराइयों में जो टूना वॉर स्पेशली छिड़ा हुआ है, वो इन पुरानी लड़ाइयों से 100 गुना बड़ा और खतरनाक है, क्योंकि इस बार आमने सामने कोई छोटे देश नहीं, बल्कि दुनिया के 2 सबसे बड़े सुपर पावर है, अमेरिका और चीन। यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी अर्ल बर्ड्स कहते हैं, फूड इज अ टूल, इट इज अ वेपन इन द यूएस नेगोशिएटिंग किट। और देखिए, आज यही फूड हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। टूना वॉर में एक तरफ अमेरिका है, जो दशकों से प्रशांत महासागर में अपना दबदबा बनाए हुए था, वहीं दूसरी तरफ है चीन। चीन के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा डिस्टेंट वाटर फिशिंग फ्लीट है। चीन के हजारों विशालकाय जहाज, जो असल में तैरती हुई फैक्ट्रियां हैं, दुनिया भर के समंदरों को छान मार रहे हैं। ये सिर्फ मछलियों का व्यापार नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। चीन इन छोटे द्वीप देशों को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे बंदरगाह, हवाई अड्डे का लालच देकर उनके समंदर में मछली पकड़ने के अधिकार खरीद रहा है। इसके जरिए चीन न सिर्फ दुनिया की फूड सप्लाई चेन पर कब्जा कर रहा है, बल्कि प्रशांत महासागर में अपनी सैन्य और कूटनीतिक पहुंच भी बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की नींद उड़ गई है। इसके अलावा समंदर में अवैध फिशिंग का काला बाजार भी चल रहा है। कई देशों के जहाज रडार और जीपीएस बंद करके चोरी छिपे दूसरे देशों के पानी में घुस जाते हैं और लाखों टन टूना चुरा लेते हैं। ये एक ऐसा माफिया नेटवर्क बन चुका है जिसमें हर साल 25 अरब डॉलर से ज्यादा की मछलियों की चोरी होती है। हमारी बेतहाशा भूख और इंडस्ट्रियल फिशिंग ने टूना को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। ब्लूफिन टूना की आबादी अपने ऐतिहासिक स्तर से 90% तक कम हो चुकी है। अब सवाल यह है कि अगर टूना समंदर से हमेशा के लिए खत्म हो गई तो क्या होगा? टूना समंदर के फूड चेन में एक टॉप की शिकारी मानी जाती है। अगर टूना खत्म हो गई तो वो जिन छोटी मछलियों को खाती हैं, उनकी तादाद बेतहाशा बढ़ जाएगी। इससे समंदर का संतुलन बिगड़ जाएगा। छोटी मछलियां सारे प्लैंकटन खा जाएंगी, जिससे समंदर में ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है। जेलीफिश की आबादी में भयंकर विस्फोट होगा, जो समंदर को एक बंजर पानी के रेगिस्तान में बदल देगा। कई छोटे द्वीप देशों की अर्थव्यवस्था सिर्फ टूना पर टिकी है। टूना के खत्म होने का मतलब है इन देशों की आय का शून्य हो जाना। वहां न अस्पताल चलेंगे, न स्कूल। लाखों लोग भूखमरी और गरीबी का शिकार होंगे और फिर वो भी दूसरे देशों में घुसपैठ करेंगे। टूना इंडस्ट्री से दुनिया भर में लाखों लोग जुड़े हैं। मछुआरे, फैक्ट्री वर्कर्स, शिपिंग कंपनियां, रेस्टों कर्मचारी। टूना के खत्म होने से इस 42 अरब डॉलर की इंडस्ट्री का बुलबुला फट जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर वैश्विक बेरोजगारी फैलेगी। लोग सोचते हैं कि समंदर इतना बड़ा है कि इसमें से मछलियां कभी खत्म हो ही नहीं सकती, लेकिन हम समंदर को ऐसे खाली कर रहे हैं जैसे कोई बैंक अकाउंट से पैसा निकालता हो बिना उसमें कुछ जमा किए। हम सुपर ट्रॉलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके जाल इतने बड़े होते हैं कि उनमें 13 जंबो जेट समा जाए। अगर हम आज नहीं रुके तो अगले 20 से 30 सालों में ब्लूफिन टूना सिर्फ म्यूजियम या फिर इतिहास की किताबों में मिलेगी। समंदर मर जाएगा और उसके साथ हम भी। स्थिति गंभीर है, लेकिन पूरी तरह से हाथ से नहीं निकलती है। टूना को बचाने के लिए अब दुनिया भर में कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अब देशों के लिए फिशिंग कोटा तय कर दिया है कि वे साल भर में कितनी ब्लूफिन टूना पकड़ सकते हैं। इस नियम की सख्ती के कारण हाल के वर्षों में ईस्टर्न अटलांटिक ब्लूफिन की आबादी में थोड़ी रिकवरी देखी गई है। ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके अब मछलियों की ट्रैकिंग की जा रही है। भविष्य का सबसे बड़ा समाधान शायद समंदर के बाहर है। कई स्टार्टअप्स अब सोया और मटर के प्रोटीन से वीगन टूना बना रहे हैं, जो बिल्कुल असली टूना जैसा स्वाद देती है। वहीं कुछ साइंटिस्ट लैब में टूना के सेल्स को विकसित करने के लिए असली टूना मीट उगा रहे हैं, जिसमें किसी मछली को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मछली जो समंदर की गहराइयों में आजादी से तैरती हैं, वो आज देशों की कूटनीति, ग्लोबल इकोनॉमी और हमारी डाइनिंग टेबल की सबसे बड़ी खिलाड़ियों में से एक है। टूना सिर्फ एक स्वादिष्ट सी फूड नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान किस तरह से प्रकृति का दोहन कर रहा है। इसलिए आज सोचने की जरूरत है टूना की लंबी यात्रा के बारे में,
जो उस मछली ने समंदर की गहराइयों से लेकर उस प्लेट तक तय की हैं। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस समंदर के सोने को बचा पाएंगे, या हमारी भूख इस ग्लोबल करेंसी को हमेशा के लिए दिवालिया कर देगी? सवाल गंभीर है, जवाब आपके पास है, सोचिएगा जरूर।